नमस्कार प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्ज़ाम 2023 की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिर से जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं जो परीक्षा में दोस्तों पूछे जाते हैं। और दोस्तों, सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्ज़ाम का ये सेकंड प्रैक्टिस सेट है। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कर लिया है और ये सेकंड प्रैक्टिस सेट में हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेडमेंट से रिलेटेड कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में भी हम टॉप 25 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। और दोस्तों, 25 में से 25 का टारगेट हमको लेके चलना है एग्ज़ाम के टाइम में। तो इसलिए दोस्तों, सभी वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आपको दोस्तों इस चैनल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखने को ज़रूर से मिलती रहेंगी। और पीडीएफ नोट्स के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों हर वीडियो की पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा दी जाती है और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो वहां से आप आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उत्तरकालीन मुगल सम्राट का उपनाम रंगीला था? आपके ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह या फिर जहांदार शाह। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? किस उत्तरकालीन मुगल सम्राट को रंगीला के नाम से भी जाना जाता था? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है। मोहम्मद शाह को दोस्तों रंगीला के नाम से जाना जाता था। एग्जाम में दोस्तों दो पूछे जाते हैं, एक रंगीला पूछा जाता है और एक लंपट मूर्ख पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? लंपट मूर्ख पूछा जाता है। ये भी आपको याद रख लेना है। यदि रंगीला पूछे तो मोहम्मद शाह आपका राइट हो जाएगा, लेकिन यदि दोस्तों आपसे लंपट मूर्ख पूछे तो जहांदार शाह आपका राइट हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन को याद जरूर से कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जरूर से एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और वीडियो के लास्ट में दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चनों को आप राइट कर पाए हैं। और आज की वीडियो का टारगेट दोस्तों 21 क्वेश्चनों का हम लेके चलेंगे, तो जरूर से कमेंट करिएगा। 25 में से 25 हमें दोस्तों एग्जाम में क्लियर करके आने हैं जीके और हिंदी के। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शासक महायान बौद्ध ग्रंथ का बहुत बड़ा समर्थक था? आपके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, बलबन, कनिष्क या फिर चरक। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? कौन सा शासक महायान बौद्ध पंथ का बहुत बड़ा समर्थक था? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाता है। कनिष्क दोस्तों महायान बौद्ध ग्रंथ का सबसे बड़ा समर्थक था। यदि मैं बात करूं कनिष्क की, तो याद रख लीजिएगा कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। और दोस्तों इसने क्या चलाया था? शक संवत चलाया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि शक संवत किसने चलाया था? तो कनिष्क ने चलाया था। और कब चलाया था? तो 78 ईस्वी में चलाया था। ये भी आपको याद रख लेना है। कनिष्क से और क्या पूछा जाता है? तो याद रख लीजिएगा, कनिष्क ने दोस्तों चौथी बौद्ध संगीति कराई थी। कहां पर कराई थी? तो कुंडलवन में। कहां पर दोस्तों? कुंडलवन में कराई थी। और उस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष का नाम आपको याद रख लेना है वसुमित्र। कौन थे दोस्तों? वसुमित्र थे उस संगीति के अध्यक्ष। और यहाँ पर दोस्तों और भी हम देख लेते हैं। तो समुद्रगुप्त की यदि मैं बात करूँ तो याद रख लीजिएगा, समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक था। और दोस्तों भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये भी आपको याद रख लेना है। समुद्रगुप्त को दोस्तों संगीत से बहुत ज़्यादा प्रेम था, इसलिए इसकी वीणा बजाते हुए मूर्ति इसके सिक्कों पर दिखाई गई है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि किस शासक की वीणा बजाते हुए मूर्ति उसके सिक्कों पर दिखाई गई है? तो समुद्रगुप्त आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन है समुद्रगुप्त राइट हो जाएगा। यदि दोस्तों यहाँ पर बलबन की बात करूँ तो याद रख लीजिएगा, बलबन गुलाम वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? गुलाम वंश का शासक था बलबन। दोस्तों जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि पीडीएफ नोट्स में दोस्तों ये सभी चीज़ें आपको नहीं मिल सकती हैं। तो इन सभी चीज़ों को जरूर से नोट डाउन करते चलिएगा, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों बलबन गुलाम वंश का शासक था।
इसने दोस्तों रक्त एवं लोह नीति पूछी जाती है कि रक्त एवं लोह नीति किसने अपनाई थी, तो बलबन ने ही अपनाई थी। एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर से पूछा जाता है बलबन से रिलेटेड। फारसी पर्व था दोस्तों एक नवरोज, उसकी शुरुआत किसने की थी, बलबन ने की थी। ये भी आपको याद रख लेना है। और दोस्तों बलबन से क्या पूछा जाता है, तो सिजदा और पैबोस प्रथा, सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने करी थी, तो बलबन ने करी थी। ये भी आपको याद रख लेना है। बलबन के दोस्तों दरबार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहते थे जिनका नाम था दोस्तों अमीर खुसरो। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे, तो बलबन के ही दरबार में यह प्रसिद्ध फारसी कवि रहता था। और दोस्तों अमीर खुसरो को भारत का तोता या तोतिए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रख लेना है। यदि मैं बात करूं अमीर खुसरो की, तो याद रख लीजिएगा तबला एवं सितार। क्या दोस्तों, तबला एवं सितार के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है, तो अमीर खुसरो को ही जाता है। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर यदि हम बात करें चरक की, तो चरक से आपको क्या याद रख लेना है, चरक कनिष्क के दरबार में रहता था। और दोस्तों चरक की एक पुस्तक पूछी जाती है, चरक संहिता। आपसे पूछा जाएगा कि चरक संहिता किसकी पुस्तक है, तो याद रख लीजिएगा चरक की यह पुस्तक है। बहुत बड़ा दोस्तों वैद्य था चरक, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपात स्थिति घोषित कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है, आपके ऑप्शन है आर्टिकल 84, आर्टिकल 105, आर्टिकल 225 या फिर आर्टिकल 352। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति आपात की स्थिति घोषित कर सकते हैं। दोस्तों ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इनको जरूर से याद रख लीजिएगा और नोट डाउन करते चलिएगा ताकि एग्जाम के टाइम आपको रिवीजन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो नोट डाउन जरूर से करते चलिएगा। और एक क्वेश्चन के साथ जितने भी क्वेश्चन दोस्तों बन सकते हैं सभी कवर करा दूंगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स में एक बार दोस्तों शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए बताइए कौन सा आर्टिकल राइट हो जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन है डी राइट हो जाता है। आर्टिकल 352 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति आपात की स्थिति घोषित कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं कि कितने आपात की स्थिति होती है, तो 3 आपात लगाए जाते हैं। पहला दोस्तों आर्टिकल 352 है जिसके तहत दोस्तों राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। दूसरा दोस्तों क्या है, आर्टिकल 356 है जिसके तहत दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ये भी आपको याद रख लेना है, राष्ट्रपति शासन दोस्तों लगाया जाता है। और तीसरा है दोस्तों आर्टिकल 360 जिसके तहत दोस्तों वित्तीय आपात लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, वित्तीय आपात लगाया जाता है आर्टिकल 360 के तहत। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के मानव रूप की सबसे प्राचीन प्रतिमाएं किस कला की शैली से संबंधित हैं। आपके ऑप्शन है गंधार, मथुरा, पाल या फिर गुप्त। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बुद्ध के मानव रूप की सबसे प्राचीन प्रतिमाएं किस कला की शैली से संबंधित हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है, मथुरा शैली से दोस्तों संबंधित है। जो गौतम बुद्ध थे उनकी प्रथम मूर्ति दोस्तों मथुरा शैली से ही बनाई गई थी और ज़्यादातर दोस्तों इनकी मूर्ति गांधार कला शैली से देखने को मिली है, लेकिन प्रथम और सबसे प्राचीन प्रतिमाएं दोस्तों इनकी मथुरा शैली से ही देखने को मिली हैं। अब दोस्तों बुद्ध से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोस्तों हर एग्जाम में आता ही आता है, तो दोस्तों इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो लेकर आने वाला हूं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस वीडियो में कवर करा दूंगा। बस उस वीडियो को दोस्तों आप जरूर से पूरा देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके लिए दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दादाजी कोंडदेव कौन थे। दादाजी कोंडदेव कौन थे। आपके ऑप्शन है शिवाजी के पिताजी थे, शिवाजी के मामा, शिवाजी के गुरु या फिर पूना के पेशवा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है, दादाजी कोंडदेव कौन थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन सी राइट हो जाता है। शिवाजी के गुरु का नाम था दादाजी कोंडदेव। ये एग्जाम में पूछे तो नहीं जाते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर से है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार महालेखा परीक्षक के कार्य की अवधि कितनी होती है। आपके ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। महालेखा परीक्षक यानी कैग की कार्य अवधि कितनी होती है।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है सी राइट हो जाता है। 6 वर्ष दोस्तों कैग की कार्य की अवधि होती है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। ऐसे एग्जाम में दे देगा 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी कंप्लीट हो वही दोस्तों कैग की कार्य अवधि होती है। यदि मैं बात करूं कि इनका वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, तो याद रख लीजिएगा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 के तहत दोस्तों महालेखा परीक्षा की नियुक्ति की जाती है। अब इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो याद रख लीजिएगा राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों इनकी नियुक्ति की जाती है। कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है कि महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करते हैं। अब दोस्तों यदि मैं बात करूं कि वर्तमान में महालेखा परीक्षक कौन है, तो नाम आपको याद रख लेना है गिरीश चंद्र मुर्मू का। कौन दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में महालेखा परीक्षक हैं। कौन है दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये नाम आपको जरूर से याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन है कराची, दिल्ली, पूना या फिर नागपुर। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है। दिल्ली में दोस्तों इसका अधिवेशन हुआ था वर्ष 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने बौद्ध धर्म का समर्थन नहीं किया। आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क या फिर हर्षवर्धन। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। किसने दोस्तों बौद्ध धर्म का समर्थन नहीं किया था। यदि दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूँ हर्षवर्धन की, तो दोस्तों इसने बौद्ध धर्म अपनाया था। कनिष्क की बात करूँ तो बौद्ध धर्म महायान से संबंधित था। अशोक की बात करूँ तो अशोक ने दोस्तों कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। कब, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। और उस युद्ध के बाद दोस्तों अशोक ने कभी भी जीवन में युद्ध ना करने का निर्णय लिया था और उसके बाद ही इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। लेकिन यदि यहाँ पर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की बात करूँ तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का समर्थक था। किस धर्म का, जैन धर्म का दोस्तों अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य। यानी ऑप्शन आपका ए राइट हो जाता है। अब दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में दोस्तों मगध की गद्दी पर बैठा था। इसने दोस्तों नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर किसकी, मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये भी आपको याद रख लेना है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और किसको हराया था, नंद वंश के शासक घनानंद को। अब दोस्तों घनानंद को हराने में इसकी मदद किसने की थी, तो नाम आपको याद रख लेना है चाणक्य। चाणक्य ने दोस्तों इसकी मदद की थी। चाणक्य को दोस्तों कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य की पुस्तक एग्जाम में पूछी जाती है, तो याद रख लीजिएगा अर्थशास्त्र। कौन सी पुस्तक है दोस्तों, अर्थशास्त्र है। ये भी नोट डाउन कर लेना है। और दोस्तों क्या हुआ था, मौर्य वंश की जब स्थापना हो गई थी, मगध की गद्दी पर बैठ गया था, तो दोस्तों चाणक्य इसका प्रधानमंत्री बन गया था, चंद्रगुप्त मौर्य का। ये भी आपको याद रख लेना है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, तो नाम आपको याद रख लेना है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसकी पुस्तक पूछी जाती है इंडिका। इंडिका जरूर से आपको याद रख लेना है। इंडिका किसकी पुस्तक है, मेगास्थनीज की पुस्तक है। अब दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो दोस्तों आपको याद रख लेना है इसकी मृत्यु कर्नाटक में हुई थी। कहाँ पर दोस्तों, कर्नाटक में हुई थी। और कहाँ पर, श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला में दोस्तों संलेखन पद्धति के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने देह का त्याग किया था। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जहांगीर के शासनकाल में यह विदेशी आगरा की डच फैक्ट्री का प्रमुख था। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। जहांगीर के शासनकाल में कौन सा विदेशी था जो आगरा की डच फैक्ट्री का प्रमुख था। तो बहुत ही फेमस नाम है दोस्तों, और इसका ऑप्शन सी राइट हो जाता है। विलियम हॉकिंस दोस्तों आगरा की डच फैक्ट्री का प्रमुख था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फोबोस और डीमोस यह दो उपग्रह इस ग्रह के हैं। यानी किस ग्रह के उपग्रह हैं फोबोस और डीमोस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा राइट हो जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है। मंगल ग्रह के दोस्तों दो ग्रह हैं फोबोस और डीमोस, आपको याद रख लेना है। यदि दोस्तों बृहस्पति की बात करूं तो गैनीमीड। कौन सा दोस्तों, गैनीमीड आपको याद जरूर से रख लेना है, क्योंकि गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। और किस ग्रह का उपग्रह है दोस्तों, बृहस्पति का है। शनि की बात करूं तो टाइटन आपको याद रख लेना है, एग्जाम में पूछा जाता है शनि के बारे में। और दोस्तों यहाँ पर यदि मैं बात करूँ कि सबसे बड़ा ग्रह
ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है। आपको ये भी याद रख लेना है। दोस्तों सबसे गर्म ग्रह एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रख लीजिएगा शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है और इसे दोस्तों क्या बोला जाता है, तो पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा या भोर का तारा के नाम से भी शुक्र ग्रह को जाना जाता है। पृथ्वी की बात करूं तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। और पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल को दोस्तों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको जरूर से याद रख लेना है। ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों आपको कवर करके चलनी है ताकि एग्जाम के टाइम आपको दिक्कत ना हो रिवीजन करने में। ठीक है दोस्तों, तो इनको अभी से क्लियर करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सम्राट राजराजा द्वारा बनाया गया तंजौर का सुंदर मंदिर किस देवता को समर्पित है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है, आपके ऑप्शन है ब्रह्मा, शिव, महावीर या फिर मुरुगन। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है, तंजौर का सुंदर मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है, शिव जी को दोस्तों यह समर्पित है। और दोस्तों ज़्यादातर एग्जाम में चोल वंश के बारे में पूछा जाता है, तो याद रख लीजिएगा चोल वंश के शासकों ने जो भी मंदिर बनवाए थे ज़्यादातर दोस्तों मंदिर भगवान शिव को समर्पित थे, ये आपको जरूर से याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने किसको हराया था। सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने किसको हराया था। यदि दोस्तों मैं बात करूं कि सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था, तो याद रख लीजिएगा 29 मई। कब दोस्तों, 29 मई 1658 ईस्वी में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में दोस्तों औरंगजेब ने किसको हराया था, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है, दारा शिकोह को दोस्तों हराया था। दारा शिकोह कौन था, शाहजहां का पुत्र था, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगध का शासक बिंबिसार किस राजवंश का शासक था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको जरूर से बताना है कि मगध का शासक बिंबिसार किस राजवंश का शासक था। और यदि दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए जो भी दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं। तो जरूर से शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए। तो बताइए मगध का शासक बिंबिसार किस राजवंश का शासक था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है दोस्तों, हर्यक वंश का यह शासक था। 544 ईसा पूर्व में दोस्तों 544 ईसा पूर्व में यह मगध की गद्दी पर बैठा था, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नाम आपको याद रख लेना है नागदशक। नागदशक दोस्तों हर्यक वंश का अंतिम शासक था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का अत्यधिक बड़ा द्वीप समूह है। आपके ऑप्शन है लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अंडमान और निकोबार या फिर मालाबार। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है, कौन सा भारत का अत्यधिक बड़ा द्वीप समूह है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाता है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा है। और दोस्तों यदि मैं बात करूं इसके अंदर कौन सा, तो द ग्रेट निकोबार आपको याद रख लेना है, जो अंडमान निकोबार का ही हिस्सा है और सबसे बड़ा द्वीप समूह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अनुसार कंपनी के नागरिक, सैनिक और राजस्व मामलों को एक बोर्ड के द्वारा नियंत्रित किया जाता था, उसे क्या कहते हैं। 1784 ईस्वी में दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट आया था जिसमें दोहरे प्रशासन की व्यवस्था लागू की गई थी। दोहरा प्रशासन क्या होता है दोस्तों, इसमें दो कंट्रोलर्स बना दिए गए थे, एक थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक थे दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। ये दो समूह बना दिए गए थे और दोस्तों व्यापारिक मामले जो होते थे उसे कौन देखते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते थे, और जो राजनीतिक मामले थे उसे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स देखते थे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नागरिक, सैनिक और राजस्व मामलों को एक बोर्ड नियंत्रित करता था, उसे दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में दोस्तों 24 सदस्य थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की बात करूँ तो इसमें 6 सदस्य थे, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। इनकी नियुक्ति कौन करता था, तो ब्रिटिश क्राउन यानी सम्राट के द्वारा दोस्तों इनकी नियुक्ति की जाती थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की। आपको याद रख लेना है पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1784 में आया था और दोहरे प्रशासन की व्यवस्था लागू की गई थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात या फिर तमिलनाडु। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य कौन सा है।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाता है। गुजरात दोस्तों सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य है। यदि मैं बात करूँ इसकी लंबाई कितनी है तो 1214 किलोमीटर आपको याद रख लेना है। और सबसे कम समुद्र तट वाला राज्य कौन सा है तो गोवा आपका राइट हो जाता है। गोवा की कितनी है दोस्तों 101 किलोमीटर है, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। और दोस्तों एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र तटीय सीमा बनाते हैं, तो याद रख लीजिएगा कि 9 राज्य हैं दोस्तों जो समुद्र तटीय सीमा बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो खिताब महात्मा गांधी जी को अंग्रेज सरकार ने दिया और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय त्याग दिया, वह कौन सा खिताब था? हिंद केसरी था, केसर ए हिंद था, राय बहादुर था या फिर राय दुर्लभ था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है। केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेज सरकार ने गांधी जी को दी थी। और दोस्तों असहयोग आंदोलन सन 1920 ईस्वी में चलाया था और इसी के तहत दोस्तों गांधी जी ने इस किताब को वापस कर दिया था, त्याग दिया था, ये भी आपको याद रख लेना है। गांधी जी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे तो याद रख लीजिएगा 9 जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसलिए 9 जनवरी को दोस्तों भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और गांधी जी का पहला आंदोलन पूछा जाता है तो याद रख लीजिएगा चंपारण सत्याग्रह। कौन सा दोस्तों? चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला आंदोलन था। सन 1917 ईस्वी में दोस्तों गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। तो ये जरूर से आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक थे? आपके ऑप्शन है हैदराबाद, मदुरै, मैसूर या फिर विजयनगर। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है सी राइट हो जाता है। मैसूर के दोस्तों शासक थे टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान के बारे में पूछा जाता है तो याद रख लीजिएगा आंग्ला मैसूर युद्ध हुए थे, 4 आंग्ला मैसूर युद्ध हुए थे। पहले आंग्ला मैसूर युद्ध में दोस्तों क्या हुआ था, पहला तो टीपू सुल्तान से रिलेटेड नहीं था। पहले आंग्ला मैसूर युद्ध में दोस्तों हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया था। लेकिन जो दूसरा आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ था उसमें टीपू सुल्तान ने दोस्तों अंग्रेजों को हराया था। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, तीसरा आंग्ला मैसूर युद्ध लड़ा और जिसमें दोस्तों अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हरा दिया। लेकिन अंग्रेज यहाँ पर रुके नहीं, इन्होंने फिर चौथा आंग्ला मैसूर युद्ध लड़ा और चौथे आंग्ला मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को हराया और उसकी निर्मम हत्या कर दी। ये भी आपको याद रख लेना है। किस युद्ध में टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी? तो चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध में दोस्तों टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। ये जरूर से आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों को या किसी एक को स्थगित कर सकता है? यानी किसके पास अधिकार है कि संसद के सदनों को स्थगित किया जाए? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है। दोस्तों राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वह संसद के किसी भी सदन को स्थगित कर सकते हैं। और राष्ट्रपति की बात करूं तो आर्टिकल 52 में दोस्तों राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में। ये आपको जरूर से याद रख लेना है। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के पद पर कार्य करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष आपको याद रख लेनी है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सितारा देवी जिनका हाल ही में देहांत हुआ, इनके अनुसरत संगीतज्ञ थी। किस मतलब अनुसरत संगीतज्ञ थी सितारा देवी? इनका दोस्तों देहांत हो गया है। आपको बताना है किससे संबंधित थी, कथक से, भरतनाट्यम से, उड़ीसी से या फिर कुचिपुड़ी से? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है। कथक से संबंधित थी दोस्तों सितारा देवी। ये नाम जरूर से आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की? आपके ऑप्शन है फिनिक्स आश्रम, साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम या फिर विश्व भारती। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं की गई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है डी राइट हो जाता है, विश्व भारती। दोस्तों विश्व भारती संस्था की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 ईस्वी में की थी। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, आप याद रख लीजिएगा। और रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। दोस्तों ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भू राजस्व
निर्धारण से सर थॉमस मुनरो संबंधित थे। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको जरूर से याद रख लीजिएगा कि सर थॉमस मुनरो किससे संबंधित थे। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, रेतवाड़ी भूमि व्यवस्था से संबंधित थे सर थॉमस मुनरो। कई बार दोस्तों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली जनगणना के समय भारत के वायसराय कौन थे? आपके ऑप्शन है लॉर्ड डफरिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड ऑकलैंड या फिर लॉर्ड मेयो। तो दोस्तों भारत की पहली जनगणना की बात करूं तो याद रख लीजिएगा 1872 ईस्वी में भारत की पहली जनगणना हुई थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। यह दोस्तों नियमित रूप से जनगणना नहीं थी, इसे अनियमित रूप से जनगणना बोला जाता है। और दोस्तों नियमित रूप से जनगणना आपको याद रख लेना है 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में दोस्तों 1881 ईस्वी में नियमित रूप से जनगणना शुरू हुई थी। ये आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारत में सर्वोच्च न्यायालय किसके तहत स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन है द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 या फिर पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? अंग्रेजी भारत में सर्वोच्च न्यायालय किसके तहत स्थापित किया गया था? तो दोस्तों यह आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आपको दोस्तों बताना है कि इन क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चनों को राइट कर पाए हैं। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेडमैन से रिलेटेड कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सभी वीडियो की पीडीएफ नोट्स दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाती हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो आप आसानी से वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।